So before we go ahead with the next topic, we will quickly, very quickly revise what we have learned so far. तो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करना है। और इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट लिया, मतलब इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट लिया। उसमें एक बॉक्स था, बॉक्स में गैस मॉलिक्यूल्स थे। गैस मॉलिक्यूल दोनों टाइप के थे, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। हमने उस बॉक्स में एक सेक्शन लिया था, पी सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन। देन वी हैव फिक्स्ड अप अ डायरेक्शन। अगर मॉलिक्यूल लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो उसको बोला था फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर लेफ्ट से राइट आ रहे तो उसको बोला था बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग फिलहाल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे थे। इस पी सेक्शन में से पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने क्रॉस हुए, क्यू प्लस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इस पी सेक्शन में से नेगेटिव कितने क्रॉस हुए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यू माइनस। तो नेट चार्ज पी सेक्शन में से कितना क्रॉस हो गया, क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। ये आ गया आपका नेट चार्ज। हमको डिफाइन करना था करंट। तो करंट कैसे डिफाइन किया, हमको पता है ये जो नेट चार्ज है फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, मैं जितने ज्यादा टाइम के लिए मेजर करूंगा उतना ज्यादा करंट पास होगा और चार्ज पास होगा। एक सेक्शन में से अगर मैं 1 मिनट के लिए मेजर कर रहा हूँ कि कितना चार्ज, नेट चार्ज क्रॉस हुआ है, और 2 मिनट के लिए कर रहा हूँ, 3 मिनट के लिए कर रहा हूँ, तो जितना ज्यादा टाइम के लिए आप मेजर करोगे उतना ही ज्यादा आपको नेट चार्ज मिलेगा। तो चार्ज वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो एक कांस्टेंट लिखते हो जिसको आप बोलते हो करंट। तो Q इक्वल टू क्या आ गया, आई टी। तो I क्या बन गया, Q बाई टी। तो व्हाट इज करंट, चार्ज, नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये आ गया आपका करंट का डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद आफ्टर दिस व्हाट वी हैव सीन, क्या था इसके बाद, ऐसा यूनिट। तो अगर चार्ज कुलम में है, टाइम सेकंड में है, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा कुलम पर सेकंड, उसको बोलते हो तुम एम्पियर। अगला टॉपिक क्या था, डू यू रिमेम्बर, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए, ड्रिफ्ट स्पीड डिफाइन करने के लिए हम अभी एक गैस नहीं लेते, हम लेते हैं सॉलिड। और सॉलिड में टू बी स्पेसिफिक हम लेते हैं मेटल्स। मेटल्स का वैलेंसी होता है या 1 या 2 या फिर 3। क्योंकि 1 या 2 या 3 वैलेंसी अगर हो तो जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है जिसको तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो, दैट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट इज लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो फ्री इजीली होता है। अब फ्री होने के लिए चाहिए एनर्जी, वो कहाँ से आया, सराउंडिंग के हीट से आया। तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के गया एटम को तो एटम बन जाता है आयन। कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन। तो इन केस ऑफ मेटल यू विल हैव 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक है फ्री चार्जेस विच कैन मूव। इस फ्री चार्जेस को तुम बोलते हो मोबाइल चार्जेस या फिर डीलोकलाइज्ड चार्जेस। और मेटल्स में ये डीलोकलाइज्ड चार्जेस या मोबाइल चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एंड देयर आर आल्सो लोकलाइज्ड चार्जेस, इमोबाइल चार्जेस, बाउंड चार्जेस, वो होते हैं आयॉन्स। आयॉन्स क्योंकि आयॉन मतलब क्या है, उसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में सारा मास होता है एटम का, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये हेवी होने की वजह से, न्यूक्लियस होने की वजह से उसके साथ आयॉन्स कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। अब ये मैं जानबूझ के यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यू हैव टू अगेन इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल। तो जो मेरे पास रॉड था, मेटालिक रॉड था, उसके अंदर थे बाउंड चार्जेस मतलब आयॉन्स, और फ्री चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स। हमने अब तक कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। हर एक इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास। राइट, मैंने एवरेज क्यों बोला, क्योंकि हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेम नहीं होगा। तो हम लोग जब एवरेज आउट करते हैं तो एवरेज वैल्यू हमको मिल जाता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट। राइट, गुड। और याद रखना जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करो, क्योंकि 12th में आएगा वापस से आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जब आप लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हो ना, तो हर एक मॉलिक्यूल या हर एक इलेक्ट्रॉन इस केस में उसका वेलोसिटी तुम मेजर कर ही नहीं सकते हो। तो ये स्टैटिस्टिकली हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो तुमको 12th में सीखना है। तो एवरेज कैसे फाइंड करना वो 12th में सीखोगे तुम। ठीक है, तो ये 10⁶ मीटर पर सेकंड क्या था, रैंडम वेलोसिटी था। अब जब हम लोग एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं या एक्सटर्नल सेल लगाते हैं, तो एक्सटर्नल बैटरी या सेल मटेरियल के अंदर क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ आएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही तुमने एक्सटर्नल सेल या बैटरी लगाया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब फ्रॉम इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगते हैं, करेक्ट। तो रैंडम मोशन के साथ साथ क्या है वहां पे, ड्रिफ्ट मोशन। क्या है वहां पे, ड्रिफ्ट मोशन। व्हाट इज ड्रिफ्ट मोशन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट मोशन। और ये ड्रिफ्ट मोशन का स्पीड होता है 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। और इसका हमने कल इक्वेशन डिराइव किया था, तो अभी सिर्फ वो इक्वेशन कैसे डिराइव किया था उसके स्टेप्स में रिपीट करूंगा। तो इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने सबसे पहले एक कॉपर रॉड ले लिया था। मैंने कॉपर रॉड क्यों लिया था आपको बताया है। कॉपर के अंदर सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको। कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू अदर मटेरियल इज मोर, इसके लिए हम लोग कॉपर रॉड लेते हैं मोस्टली। और अगर आपको पता होगा, पता तो होगा ही, बहुत सारे जगह पे अगर आप देखोगे जहाँ पे आपको हाई करंट रिक्वायर्ड है ना, वहाँ पे कॉपर वायर यूज होता है, क्योंकि बिकॉज copper has more number of free electrons compared to other metals, so mostly copper is used. Copper is also slightly expensive. तो हमारे पास what we have is, let us say ये एक रॉड है, इसका लेंथ ले लिया हमने L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया लेट अस से A, और हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके रखा हुआ है, सेल कनेक्ट करके रखा हुआ है, जिसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया था अंदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स आल्सो दे आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन, बट रैंडम मोशन के साथ साथ वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दे आर ड्रिफ्टिंग। और हमको चाहिए था, क्या चाहिए हमको, स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। तो मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ना उल्टा याद रखना, उल्टा मतलब जो डेरिवेशन है ना उसको भी याद रखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तुमको चाहिए ड्रिफ्ट स्पीड, किसका ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रॉन का। यू हैव टू थिंक कि क्या हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते। तो अगर स्पीड निकालना है तो क्या करते हो कि एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से स्टार्ट हुआ वहां तक गया, डिस्टेंस तुमने मेजर कर लिया, और यहाँ से वहां तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने टाइम में गया तुमने टाइम मेजर कर लिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिल गया तुमको, स्पीड। लेकिन वो तुम फॉर द केस ऑफ व्हीकल्स, कार हो गया, बाइक हो गया, एक बॉल है जो मूव हो रहा था उसके लिए ठीक है, ये मटेरियल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तो तुम उसके लिए डिस्टेंस और टाइम नहीं मेजर कर सकते हो। और वैसे भी दे आर मूविंग वेरी रैपिडली, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जब हमने बैटरी कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट आ गया, तो हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, करंट। तो मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, करंट है, तो हमको करंट के टर्म्स में ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन चाहिए। तो हम स्टार्ट ही करते कि चलो ठीक है करंट तो लगने वाला है, तो व्हाट इज करंट, क्यू बाई टी। तो पहले सोचना पड़ेगा कि चार्ज कितना है। कोई भी एक क्रॉस सेक्शन से, मैं अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये सोचना पड़ेगा। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो मैं ई लिखता, दो होता तो मैं टू ई लिखता, तीन होता तो मैं थ्री ई लिखता। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल एन। तो व्हाट इज टोटल चार्ज, कैपिटल एन इंटू ई, कैपिटल एन इंटू ई। अब ये कैपिटल एन कैसे फाइंड करते हैं वो देखना पड़ेगा हमको। तो कैपिटल एन फाइंड करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस। नंबर डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस अवेलेबल है, तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से तुमको नंबर मिल गया, एन मिल गया, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। स्मॉल एन ये हम नॉर्मली डिनोट करते हैं फॉर डेंसिटी। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देखना है, क्योंकि ये 3D मटेरियल है, इसने 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई किया, मतलब इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। कई जगह पे आपको हो सकता है कि सिर्फ लेंथ दिया हो, तो उसमें आप क्या लिखोगे, एन बाई एल, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ।
यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि वायर का लेंथ भी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, तो मतलब इस वायर ने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है। तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर थे। तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एन, एरिया इंटू लेंथ। तो आपको एन मिल गया, हो गया। तो आपको चार्ज मिल गया, व्हाट इज चार्ज, एन इंटू ई। बट व्हाट इज एन, इट इज एन ए एल ई, ये हो गया चार्ज। ऑल्सो अगर मैं इमेजिन कर लेता हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से स्टार्ट हुए थे, यहां से स्टार्ट हुए थे और वो यहां से स्टार्ट होके यहां तक ड्रिफ्ट कर गए, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एल। ठीक है। व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है एल, टाइम कितना है टी, और स्पीड कौन सा है, ड्रिफ्ट स्पीड वीडी। तो टी क्या आएगा, एल बाय वीडी। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन क्यू क्या है, एन ए एल ई बाई टी, टी क्या था, एल बाय वी डी। एल एल हो गया कैंसल, तो आई आ गया एन ए ई वी डी। तो वी डी आ गया आपके पास, ड्रिफ्ट स्पीड आ गया आपके पास आई अपॉन एन ए ई। तो ये आई बाय ए, इसको हमने बोला था करंट डेंसिटी, क्या बोला था इसको, करंट डेंसिटी। और ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी बनेगा बाद में, तो काम में आएगा, ध्यान देना। इसको डिनोट करते हो जे से, तो जे बाय एल ई। तो ये दोनों इक्वेशंस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। यहाँ तक क्लियर, हमको आगे भी लगने वाला है। ओके, राइट। तो इतना हमने कल देखा था। नाउ वी विल गो अहेड विथ वन मोर टॉपिक एंड देन वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टू टॉपिक्स। अब हमको देखना है व्हाट इज ओहम्स लॉ। यू ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, आपको पता ही है कि ओहम्स लॉ क्या होता है। So it is kind of a revision for you and little bit extra. So what is Ohm's law? V equal to IR मतलब क्या, ओम्स लॉ V इक्वल टू आर करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन फिजिकली उसका मतलब क्या है। तो इट गिव्स यू रिलेशनशिप बिटवीन करंट इनसाइड अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, और एज आई टोल्ड यू, मैं यहाँ पे कंडक्टर जब बोल रहा हूँ तो हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं कि मटेरियल इज इन सॉलिड फॉर्म। तो हमारे पास एक कंडक्टर है एंड एज यू नो, क्योंकि ये सॉलिड है, तो सॉलिड में तुमको अरेंजमेंट पता है, यू हैव पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस फिक्स, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस थे ये, देन यू हैव सम इलेक्ट्रॉन्स हियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लगाना बेसिकली, और आपको पता ही होगा, मैंने कल बताया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो एक एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल पे है, मतलब हायर पोटेंशियल पे है, और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं उसको हम। तो दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं है, इसके लिए हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस हियर, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। और आपने अभी करंट को डिफाइन कैसे किया, करंट के लिए आपने क्या बोला कि हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब उस एरिया में से एक सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है, उसको क्या बोल दिया तुमने, करंट। व्हाट इज करंट, सिंपल लैंग्वेज एकदम, मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस एरिया में से एक सेकेंड में जितना भी चार्ज क्रॉस कर जाएगा उसको क्या बोलोगे, करंट। ठीक है। अब इमेजिन मैंने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दिया, मतलब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया। सपोज पहले यहाँ पे 10 वोल्ट था, ये 0 वोल्ट था। अब मान लो हम यहाँ पे 20 वोल्ट कर देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव हो रहे हैं
तो पहले पहले अगर एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे थे, अब उससे ज्यादा ही क्रॉस करेंगे, बिकॉज स्पीड बढ़ गया ना, बिकॉज तुमने क्या बढ़ा दिया, पोटेंशियल। करेक्ट। तो व्हेन यू इंक्रीज voltage, more number of electrons cross this section per unit time, और ज्यादा अगर चार्जेस क्रॉस करेंगे पर यूनिट टाइम, चार्ज ज्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं तो करंट भी बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across its ends। its ends क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम पोटेंशियल डिफरेंस एक एंड और दूसरे एंड के बीच में लगाते हो। कभी देखा है ऐसा कि कंडक्टर के सेंटर में लगा दिया, ऐसा कभी देखा है, ऐसा लगा दिया हमने, नहीं होता ना। हम लोग कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस ही लगाते हैं बैटरी। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, बेसिकली it gives relationship between current through a conductor and potential difference applied across its ends। और स्टेटमेंट अगर आप बोलोगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द current flowing through any cross section, the current through any cross section is directly proportional to किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो ज्यादा चार्जेस पास होंगे सेक्शन में से, मतलब ज्यादा करंट होगा, मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है करंट। मोर द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर करंट इज प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है। तो V इक्वल टू, जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है R, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। वेयर R is constant of proportionality, known as resistance, ठीक। तो यहां तक आपने स्कूल में भी सीखा होगा, पता होगा V इक्वल टू आई आर। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा है जिसको V इक्वल टू आई आर नहीं पता था, कोई ऐसा जिसको ओम्स लॉ नहीं पता था। अब इसके आगे, दैट यू हैव नॉट लर्नड इन स्कूल, दैट यू विल लर्न नाउ। और अगर आगे जाके आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो फिर इसके आगे आपको काम में आएगा। अब इसके आगे देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स दैट वी विल आइडेंटिफाई। एक को बोलेंगे ओहमिक मटेरियल्स, जो ओहम्स लॉ ओबे करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ओहमिक मटेरियल्स। और ऐसे मटेरियल है जो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करते, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल, ऑल द कंडक्टर्स आर ओहमिक मटेरियल्स, क्योंकि कंडक्टर में अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो करंट बढ़ने वाला है। देन देर आर सेमी कंडक्टर्स विच आर नॉन ओहमिक, क्योंकि उसमें ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर का तो पूरा एक चैप्टर है, उसमें से 20% आपको 11th में है, 80% आपको 12th में, वो हम लोग तब देखेंगे डिटेल में कि सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो ओम्स लॉ भी नहीं करता, वो हम तब देखेंगे। बट रिमेंबर, नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बेसिकली आइडेंटिफाई एनी मटेरियल। अब मटेरियल को हम लोग कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन इफ इट obeys Ohm's law, then they are called as ohmic materials, and if they don't, they will be called as non-ohmic materials.
तो अगर आप कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हो तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको उस पर्टिकुलर सर्किट में कहाँ पे आपको ओहमिक मीटर लगाना है और कहाँ पे आपको नॉन ओहमिक लगाना है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्पस के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन कर रहे हो। बहुत सारे पर्पस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम इसी क्लासरूम में देखोगे ना, जितने भी तुमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिख रहे हैं सब में सर्किट है। वो एम्पलीफायर में एक सर्किट है, इस टीवी के अंदर सर्किट है, ये छोटा सा लेजर लाइट है इसमें सर्किट है। राइट। और आपको पता है लेजर लाइट में कंडक्टिंग मेटल भी यूज हुआ है, सेमीकंडक्टर भी यूज हुआ है। ये जो लाइट जनरेट होता है ये बेसिकली सेमीकंडक्टर से होता है। तो ये नॉन ओहमिक मटेरियल है जो लाइट जनरेट कर रहा है। लेकिन हमने इसके अंदर सर्किट के अंदर वी हैव आल्सो कनेक्टेड सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिटेल आप सीखोगे। बट रिमेंबर नाउ ऑनवर्ड्स मटेरियल्स विल बी ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। हम उस पर आएंगे बाद में जब लगेगा तब। अब ओहमिक में भी दो टाइप होते हैं। एक को आप बोलते हो आइडियल कंडक्टर्स और एक होता है गुड कंडक्टर्स जिसको तुम बोलते हो प्रैक्टिकल कंडक्टर्स। अब दो टाइप कैसे आ गए, क्योंकि ये जो हमने V इक्वल टू आई आर लिखा, ये V इक्वल टू आई आर ये थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल इक्वेशन है आपका। मैंने जानबूझ के स्टेटमेंट में, ओहम्स लॉ के स्टेटमेंट में दो तीन वर्ड्स नहीं लिखे जो मैं बाद में लिखने वाला हूँ। रिमेंबर इसके आगे हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो मैंने लिखे नहीं है, वो मैं बाद में लिखूंगा, बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पे सम फिल इन द ब्लैंक्स इट इज देयर, वो बाद में करेंगे। राइट। थियोरेटिकली V इक्वल टू क्या है, आई आर। ठीक। अगर मैं y एक्सिस पे V प्लॉट कर देता हूँ और x एक्सिस पे मैं अगर I प्लॉट कर देता हूँ तो इक्वेशन देख के बताओ कि ग्राफ कैसा दिखना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि V मतलब y, I मतलब x और R मतलब स्लोप बन गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, mx। V मतलब y एक्सिस, I मतलब x एक्सिस, तो y इक्वल टू और x के साथ एक नंबर है दैट इज स्लोप। तो ये ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं आइडियल कंडक्टर्स, आइडियल कंडक्टर्स। तो आइडियली आइडियली V इक्वल टू आई आर एक स्ट्रेट लाइन है। तो आइडियली हर एक कंडक्टर ने ये इक्वेशन फॉलो करना चाहिए और हर एक कंडक्टर का जो ग्राफ प्लॉट करोगे V वर्सेस I का, तो यू शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आइडियली ऐसा होना चाहिए। राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, यहाँ पे मैंने बताया कुछ लिखना बाकी है। तो current through any cross section is directly proportional to potential difference applied across its ends, provided physical state of conductor remains the same. Physical state of conductor remains the same. Remains the same. अब इसका मतलब क्या है, अगेन तुमको अगर इसको अच्छे से समझना है तो यू हैव टू इमेजिन कि मटेरियल के अंदर हो क्या रहा है। जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चालू किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ना चालू हुआ। कौन सा स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है। तो एक गिवन एरिया में से अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, सही है, लेकिन रैंडम मोशन था कि वो गया था। रैंडम मोशन से क्या हो रहा था, कोलिजन। इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलाइड कर रहा था, आयॉन्स के साथ। और इसमें भी एक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किसके साथ होता है, आयॉन्स के साथ। राइट। तो विद इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस कोलिजन भी बढ़ जाते हैं। कोलिजन बढ़ते हैं और कोलिजन जब होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। हीट प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट होता है। तो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो फिर कोलिजन बढ़ गए। कोलिजन बढ़े तो हीट हुआ। हीट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा तो फिजिकल स्टेट सेम रहा क्या, नहीं रहा। तो तुमने जो ओहम्स लॉ लिखा था ये था व्हेन द फिजिकल स्टेट मतलब उस रॉड का, मतलब उस कंडक्टर का एरिया, उसका लेंथ, उसका टेम्परेचर सेम रहना। यहाँ पे लेंथ और एरिया तो सेम है,
लेकिन तुमने जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ा। ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकंड में जितने कोलिजन्स हो रहे थे वो बढ़ गए। और कोलिजन लीड टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लीड्स टू हीट, और हीट जनरेट हुआ मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो फिजिकल स्टेट सेम रहा क्या? नहीं। और ये स्ट्रेट लाइन तुमको कब मिल रहा था? व्हेन द फिजिकल स्टेट वाज सेम। तो ऐसा है, थियोरेटिकली स्पीकिंग आइडियल कंडक्टर का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे थियोरेटिकली हम कितना भी वोल्टेज बढ़ा दें टेम्परेचर सेम है, थियोरेटिकली सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली तुम अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, बिकॉज हीट प्रोड्यूस हो रहा है मटेरियल के अंदर। तो उस केस में शुरू में आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है, शुरू शुरू में आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है ग्राफ, और बाद में थोड़ा सा वो डाइवर्ट होने लगता है, मतलब वो कर्व हो जाता है बाद में। तो ये जो ग्राफ आया ये प्रैक्टिकल कंडक्टर का है। प्रैक्टिकल कंडक्टर मतलब कौन? गुड कंडक्टर, प्रैक्टिकल कंडक्टर। क्लियर है यहाँ तक? आइडियल कंडक्टर के लिए वी वर्सेस आई का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और गुड कंडक्टर के लिए, मतलब प्रैक्टिकल कंडक्टर के लिए, वी वर्सेस आई का ग्राफ शुरू में स्ट्रेट लाइन, लेकिन बाद में क्या होता है, वो कर्व हो जाता है। तो आइडियल कंडक्टर भी ओहमिक मटेरियल है, बट ये थ्योरेटिकल है। और गुड कंडक्टर, प्रैक्टिकल कंडक्टर भी ओहमिक है, लेकिन वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि वहां पे फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज नॉट रिमेनिंग सेम, टेम्परेचर चेंज हो गया वहां पे। यहाँ तक क्लियर? गुड, पक्का पक्का, श्योर। अब जब जब हम नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस इज समथिंग दैट यू आर डिफाइनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो तब हमको सबसे पहले इसका ऐसा यूनिट निकाल लेना चाहिए। तो ये जो आर है रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा वी बाय आई। वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में होता है, करंट किस में होता है? एम्पियर में। तो ऐसा यूनिट क्या आ गया? वोल्ट पर एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज वोल्ट पर एम्पियर, विच इज नोन एज ओहम, विच इज नोन एज ओहम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओहम। ओहम क्यों? क्योंकि ये ओहम्स लॉ से आता है, इसके लिए इसको ओहम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ओहम। और ये ओहम का सिंबल है। ये दिस इज बेसिकली अ ग्रीक लेटर विच इज कॉल्ड एज ओमेगा। ओमेगा जैसे हमारे यहाँ पे इंग्लिश लेटर में कैसा होता है? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, वैसे ग्रीक लेटर में भी ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है। कैपिटल ओमेगा हम लोग डिनोट करते हैं ओहम के लिए, या फिर सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल के लिए भी यूज किया था, याद होगा तो, डी ओमेगा। और स्मॉल ओमेगा यूज करते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी के लिए। राइट, यहाँ तक क्लियर? तो व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओहम। और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओहम। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का। अब इससे आप फिर डायमेंशंस भी फाइंड कर सकते हो। अभी वो डायमेंशंस, रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकालना, वो मैं आपको देने वाला हूँ एज अ होमवर्क फॉर नाउ। तो यू शुड वर्क आउट डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल अपॉन डायमेंशंस ऑफ करंट। तो वो तुम खुद करके आओ, लेट्स सी आता है कि नहीं। देन वी आल्सो डिफाइन वन मोर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मतलब 1/r। तो डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज reciprocal of resistance, reciprocal of resistance। so therefore conductance C is 1/resistance। R क्या था? V by I। तो ये क्या बन जाएगा? I by V। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? एम्पियर पर वोल्ट, या फिर ओहम इनवर्स, 1/ओहम। उसको अलग से नाम भी दिया है शायद, सीमेंस। क्या बोला उसको? सीमेंस। तो 1/ओहम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीमेंस, लिखा होगा वो। ठीक है।
तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अभी कंडक्टेंस हमने क्यों डिफाइन किया, तो सबसे पहले बिफोर वी गो टू कंडक्टेंस क्यों डिफाइन किया वो बाद में देखते हैं। पहले आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन करंट एंड potential difference, current flowing through cross section of a conductor and potential difference applied across the terminals of conductor। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगा तो एक क्रॉस सेक्शन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, मतलब ज्यादा चार्ज पास होगा, और करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। सो मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस मींस मोर इज द चार्ज पासिंग, तो मोर इज द करंट। So according to Ohm's law, the current flowing through any section of a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends, provided the physical state of the conductor remains the same। मतलब V is proportional to I, तो V equal to IR, R is nothing but constant of proportionality called as resistance। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे y एक्सिस पे V है, x एक्सिस पे I है, तो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये होता है आइडियल कंडक्टर के लिए। और बाय द वे, क्योंकि आपको पता है स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, y बाय एक्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, स्लोप है, तो ये भी क्या आएगा y बाय एक्स। वाई एक्सिस पे क्या था, v, और x एक्सिस पे क्या है, I। तो रेजिस्टेंस अगर ग्राफ से निकालना तो कैसे निकालोगे, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब बेसिकली v2 माइनस v1 अपॉन I2 माइनस I1, राइट। लेकिन ये था थियोरेटिकल। प्रैक्टिकल कंडक्टर्स में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, तो उससे कोलिजन भी बढ़ जाते हैं। किसका कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का, किसके साथ, आयन के साथ। और कोलिजन बढ़ना मतलब बेसिकली हीट बढ़ना, फ्रिक्शन बढ़ना। हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज नॉट रिमेनिंग सेम। इसका मतलब एट हायर वोल्टेजेस जितना तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, वो कर्व हो जाता है। तो ये भी ओहम लॉ से ही आया, लेकिन क्योंकि फिजिकल स्टेट सेम नहीं था, इसके लिए ग्राफ एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ग्राफ फॉर गुड कंडक्टर और प्रैक्टिकल कंडक्टर। गुड कंडक्टर और प्रैक्टिकल कंडक्टर, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर रेजिस्टेंस हमने डिफाइन कर दिया। रेजिस्टेंस इज बेसिकली V by I, it is a ratio of voltage per unit current, ठीक, राइट। या फिर रेजिस्टेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हो, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो वैसा भी डिफाइन कर सकते हो तुम रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या आ गया, कंडक्टेंस, तो I बाई V। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था, वोल्ट पर एम्पियर, मतलब क्या था, ओहम, तो वो क्या बन गया, एम्पियर पर वोल्ट, मतलब ओहम इनवर्स, मतलब सीमेंस, राइट। है तो क्लियर। अब 1 ओहम मतलब एग्जैक्टली कितना, देखो डेफिनेटली क्या होता है ना, हम लोग अभी इतना यूज टू हो गए, जाते हैं कुछ भी लेने, बोलते हैं कि 1 किलोग्राम ये दे दो, 1 मीटर कपड़ा दे दो, बट देन आई आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मत बताना, मुझे पता है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। माई क्वेश्चन इज, आपने एग्जैक्टली 1 मीटर इतना ही है कैसे डिफाइन किया। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, 1 मीटर इतना ही क्यों, इतना क्यों नहीं। 1 मीटर इज स्पेसिफिक लेंथ। तो डिफाइन कैसे किया कि मैं इतने लेंथ को 1 मीटर बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये एक स्टिक शायद 1 मीटर का है, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं 1 मीटर है। तो ये इतना ही लेंथ 1 मीटर, ऐसा क्यों, इतने को 1 मीटर क्यों नहीं बोल सकता मैं, या फिर इतने को 1 मीटर क्यों नहीं बोल सकता मैं। तो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी जब डिफाइन करते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी देखा था कि ये सब चीजें मैटर करेगी। तो जैसे तुम 1 मीटर डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करते हो, अभी आप रिवाइज करो जाके। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड्स। 1/3 इंटू 10⁸ इतने डिस्टेंस में, इतने टाइम में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उसको बोलोगे 1 मीटर। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1/3 इंटू 10⁸ में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वैक्यूम में, उसको क्या बोलोगे, 1 मीटर। तो सिमिलरली 1 ओहम मतलब क्या, तो 1 ओहम मतलब अगर मैं
कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 9 वोल्ट है, अगर पॉजिटिव इज एट 10 वोल्ट देन द नेगेटिव इज एट 9 वोल्ट, या फिर if this is 1 वोल्ट दिस इज 0 वोल्ट, या फिर if it is 2 वोल्ट दिस इज 1 वोल्ट। तो अगर मैं कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, और अगर इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस ने इस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर दिया, तो रेजिस्टेंस को बोले हुए 1 ओहम। तो डिफाइन कैसे करोगे 1 ओहम? इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट produces a current of 1 ampere in a conductor, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. This is the basic definition of 1 ohm. So if a potential difference of 1 volt produces a current of 1 ampere, then the resistance of a conductor is said to be 1 ohm. Now that clear? So this is how you define 1 ohm of resistance. तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ने 1 एम्पियर का करंट जनरेट किया, तो रेजिस्टेंस को क्या बोल दोगे? 1 ओम। Now that clear? Okay. चलो, तो we'll start with example number 11.1. A metallic wire of diameter 0.02 मीटर। हमारे पास एक मेटालिक वायर है जिसका डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर दिया है तो रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो वहां से एरिया मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कंटेन्स 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। 10⁻28 नंबर है और क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है, तो n बाई वी, कैपिटल N बाई वी कौन था? कैपिटल N बाई वी कौन था? स्मॉल n, तो स्मॉल n दिया है। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स having an electric current of 100 amperes flowing through the wire. Charge on electron is 1.6 into 10⁻19 coulomb. तो आपको गिवन पैरामीटर में आपको दिया है डायामीटर विच इज 0.02 मीटर, वहां से आपको मिल गया रेडियस दैट इज 0.01 मीटर, वहां से आपको मिल जाएगा एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लगा तो यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर, आर है 10⁻², क्योंकि 0.01 इज 10⁻², उसका भी कर लेंगे स्क्वायर, उसका करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। और आपको दिया है स्मॉल n, कितना दिया है? 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा बोला है। देन उसके बाद आपको करंट बता दिया, व्हाट इज द करंट? करंट इज 100 एम्पियर, करंट इज 100 एम्पियर, और चार्ज आपको बता दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। और हमने आज ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन रिवाइज किया था, तो पता होना चाहिए I अपॉन NAE। तो सब कुछ पता है, तो फिर हमको सिर्फ करना पड़ेगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, तो यहाँ ध्यान दो। कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है आपका, इफ यू नो सर्टन ट्रिक्स। करंट की वैल्यू कितनी है? 100, मतलब 10⁻²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 10⁻28। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? पाई इंटू 10⁻⁻4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं इसको 16 इंटू 10⁻⁻20 लिख सकता हूं ना? देखो अभी ट्रिक क्या है, पहले वो अच्छे से समझ लो। व्हाट इज द ट्रिक ऑफ कैलकुलेशन हियर? 10⁻28 और ये 10⁻⁻24 कितना हो गया? 10⁻4। ऊपर 10⁻2 था, नीचे 10⁻4 है, तो 10⁻2 भी हो गया कैंसल। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा? 10⁻2, वो ऊपर गया तो 10⁻⁻2, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है? पाई और 16। अब यू शुड नो 1/पाई होता है 0.318। जिनको याद नहीं रहता ना, उसका भी ट्रिक है। व्हाट इज पाई वैल्यू? 3.14। तो 1/पाई में सिर्फ डेसिमल शिफ्ट कर दो,
3.14 को 0.314 लिख दो। अगर आपको 318 याद नहीं रहता तो पाई की वैल्यू 3.14, 1/पाई की वैल्यू 0.314, ऐसा याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.318 और 0.314 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और 1/16 पता है क्या होता है? मेरे को बताओ, एक एक के दो पार्ट कर दिए इक्वल पार्ट्स, तो क्या हो गया? हाफ एंड हाफ, मतलब 0.5 एंड 0.5। हाफ का भी हाफ कर दिया 0.25, मतलब 1/4। उसका भी हाफ कर दिया 0.125, मतलब 1/8। उसका भी हाफ कर दिया 0.0625, दैट इज 1/16। तो 1/16 कितना है? 0.0625। ठीक, करेक्ट। ऐसा भी कर सकते हो, कोई घाई मत करो, मैंने इसलिए बोला कि कैलकुलेशन का थोड़ा ट्रिक समझ लो। डू नॉट डू नॉट बी इन हरी, तो ये भी कर सकते हो आप, चलेगा। 10⁻²- आएगा, वो भी आएगा। लेकिन फिर और एक तरीका भी है, वन मोर ट्रिक। यहाँ जान दोगे तो समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। हमारे पास ये सब कैलकुलेशन करके क्या बचा था? 10⁻²। नीचे क्या था? 16 पाई। मैंने 16 पाई को 4 पाई × 4 लिख दिया। चलता है? चलता है पक्का। एक काम और करो, ऐसा चलता है ना? तो और एक काम करो, ऊपर 100 × 100, व्हाट इज 100 × 100? 10⁻4। ऊपर 10⁻4 एडजस्ट कर लो। अगर ऊपर 10⁻4 एडजस्ट किया तो नीचे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। 10⁻4 तो नीचे भी 10⁻4 एडजस्ट कर लिया हमने। ये क्यों किया? यू नो व्हाट इज 4 पाई? रफली रफली 12.5। यू नो 4, यस ऑफ कोर्स। व्हाट इज 12.5 × 4? कितना? 50। 50। तो 50 अगर है तो 10⁻4 भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, 10⁻2 एडजस्ट करना पड़ेगा फिर। तो 10⁻2 एडजस्ट कर लिया, ये हो गया 50। ऊपर है 100, 2। और ये 10⁻2 ऊपर गया तो -4, तो 2 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा करते हैं कैलकुलेशन। और मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लगभग कितनी आनी चाहिए? 10⁻⁻4 या 10⁻⁻5, तो उतनी आई, मतलब बराबर। तो ये आपका 2 × 10⁻⁻4 अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट किए। एग्जैक्ट करोगे तो 1.9 × 10⁻⁻4 मिलेगा। इतना डिफरेंस चलता है क्योंकि वी हैव डन दिस अप्रोक्सीमेटली। अदरवाइज वो सब रेसिप्रोकल टेबल यूज करो या फिर लॉग एंटी लॉग करो, उससे बेटर है, चलता है इतना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11.2। और कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.6 mm, एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस हमको 0.6 mm दिया है। कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, उसमें करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। Assuming the current to be uniformly distributed over a cross sectional area, find the magnitude of current density। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, there is nothing in this question। क्या दिया है आपको? आपको क्या बता दिया? What is given to you? Radius। How much is the radius? 6 mm, 0.6 mm। तो रेडियस है 0.6 mm। mm मतलब 10⁻³ और 0.6 का पॉइंट हटा दिया तो 6 × 10⁻⁻4, ये हो गया रेडियस। यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया विच इज πr²। तो पाई × r², 6 का स्क्वायर, मतलब 6 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 36 पाई × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। ये मिल गई आपको वैल्यू ऑफ ए। और आपको करंट की वैल्यू भी बता दी है। कितना बताया करंट आपको? 1 एम्पियर का करंट है। और आपको पूछा क्या है? करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? I/A। तो आपको फाइंड करना है J, और इसका फॉर्मूला है I/A। तो इजी है सॉल्यूशन। 1/36 पाई × 10⁻⁻8 -8 हो गया। तो वापस फिर वही ट्रिक यूज कर लो। लोग कैलकुलेशन के लिए वापस वही ट्रिक, 10⁻⁻8 ऊपर गया तो 10⁻+8 हो गया। +8 को मैं ऐसा लिख लेता हूँ 100 × 10⁻6। और ये जो 36 था ना पाई, इसको लिख दिया मैंने 4 पाई × 9। 4 पाई इज 12.5, कितना? 12.5। 1 जा एंड 8 जा, क्योंकि 12.5 8 जा 100। 8/9 इज 0.9 समथिंग। 0.9 × 10⁻6,
तो अभी एग्जैक्ट आंसर देखो क्या आ रहा है, 8.84 इंटू 10⁵ बराबर है 0.9 इंटू 10⁶, मतलब 9 इंटू 10⁵। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट करोगे तो 8.84 इंटू 10⁵ आ रहा है। तो यार हो गया 8.84 इंटू 10⁵। व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ